साइबर सिक्योरिटी में एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं यूके, यूएस, कनाडा या फिर इंडिया में, या फिर आप साइबर सिक्योरिटी में एक अच्छी इंटर्नशिप को ढूंढ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता कि साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन से सर्टिफिकेशन आपको करने चाहिए, कौन से राइट स्किल सेट होने चाहिए, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है दोस्तों। क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं चिंतन गुर्जर सर, जिनको 12+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी में, करंटली वर्किंग फॉर टिकटॉक एज अ ग्लोबल वर्नेबिलिटी मैनेजमेंट सीनियर एनालिस्ट रोल। तो आज के इस पॉडकास्ट में चिंतन आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप साइबर सिक्योरिटी में अपनी फर्स्ट जॉब लैंड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको स्विच करना है अपना जॉब तो किस तरीके से आप जॉब को स्विच कर सकते हैं और अपनी पहली जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा हमने बात करी है बहुत ही अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में साइबर सिक्योरिटी के, जो कि आप लोग मुझसे या फिर जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे लिंक्डइन पे या फिर अदर यूट्यूब चैनल्स पे आप जो कमेंट करते हैं, उन सभी के क्वेश्चंस आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं। तो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड आपको मिलने वाले हैं आप पे अपने सभी क्वेश्चंस के ब्यूटीफुल आंसर्स। सो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए। एंड अगर आपको चिंतन को फॉलो करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है इनके लिंक्डइन का, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। So YouTube, finally Chintan is here. So I welcome you on our channel. Thank you for having me here. Pleasure. तो बेसिकली जब इन्होंने 12 साल पहले स्टार्ट करा होगा साइबर सिक्योरिटी का जर्नी अपना, वो वैसा बिल्कुल नहीं होगा जैसे कि आज हम साइबर सिक्योरिटी को देखते हैं। तो मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपने 12 साल पहले स्टार्ट किया था तब में और आज के साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में कितना डिफरेंस आ गया है, और आज क्या क्या आपको वो डिफरेंस नजर आते हैं, और कैसे आप उन डिफरेंस के साथ जो हमारी ऑडियंस है उनको आप टारगेट करना चाहोगे? आई थिंक ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कई पॉडकास्ट देखे बट ये क्वेश्चन कभी एड्रेस नहीं हुआ। 12 साल पहले और अभी की बात करें तो 3 चीज़ों में डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। अगर आप कैंडिडेट या फिर पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखो तो पहले उतना कंपटीशन नहीं था। मतलब जिसके पास नॉलेज है, एक दो डोमेन में अच्छा है, उसको इजीली जॉब मिलता था। बट अब ऐसा नहीं है कि अब आप देख सकते हो कि 8वीं में या 10वीं में पढ़ता लड़का भी बग बाउंटी करने लगा है, एंड दे स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्स एंड ऑल। तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है। और 12 साल पहले अगर कोई आईटी या कंप्यूटर में तो आता था, साइबर सिक्योरिटी में, नेटवर्किंग में, बट अब ऐसा नहीं है। मैंने 12 साल काम किया है, बट मेजोरिटी ऑफ मेरी कंपनी में जो भी मेरे सीनियर्स से, दे केम फ्रॉम बीएससी, फाइनेंस, सीए बैकग्राउंड, बट इनको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट था, मैनेजमेंट में आ गए एंड नाउ दे आर डूइंग गुड। तो ये डिफरेंस है। तो ये एक कैंडिडेट का पर्सपेक्टिव हुआ कि पहले कितना कंपटीशन था, नहीं है। दूसरा है प्रोडक्ट में, कि 12 साल पहले उतने प्रोडक्ट्स नहीं आते थे, गिने चुने हमें 10-15 प्रोडक्ट्स के नाम पता थे। बट अभी एआई और मशीन लर्निंग और ये सब के डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑन ईयरली बेसिस मार्केट में आ रहे हैं, जो फेमस भी हो रहे हैं, जिनको स्टार्टअप्स इतने सारे आ गए, सबको फंडिंग भी मिल रहा है एंड ऑल दैट। तो ये दूसरा है। और तीसरा है, मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है कि 12 साल पहले ये था कि यू वर्क फॉर अ गुड कंपनी, जहाँ पे आपके मैनेजर्स अच्छे हैं, आप उनसे सीखते हो। बट अब ऐसा नहीं है। आई लर्न मोर फ्रॉम माई जूनियर्स रादर देन माई सीनियर्स। तो ये काफ़ी चेंजेस जो चीज़ है 12 साल के बाद हुई है। ओके। चिंतन, आपने अभी एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो अभी स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो भी बग बाउंटी कर रहे हैं, लेकिन वहीं से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे हमारे चैनल पे बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं, जो भी 8th या 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो बोलते हैं कि हमको हैकिंग सीखनी है, तो हम हैकिंग कहाँ से सीखें, क्या मैं 8th क्लास से स्टार्ट कर सकता हूँ हैकिंग सीखना? इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि किसी का व्हाट्सएप हैक करना सिखा दो, किसी का फेसबुक हैक करना सिखा दो। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप? राइट। सो आई थिंक वो थोड़ा एजुकेशन अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम व्हाट्सअप और फेसबुक हैकिंग बोलते हैं, वो एक्चुअली में हैकिंग होता नहीं है। वी कॉल इट अ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स। तो बेसिकली अगर वेब व्हाट्सअप है, अगर किसी का फ़ोन का एक्सेस 2 मिनट के लिए भी मिल गया मुझे, और मेरे पर्सनल लैपटॉप पे क्यूआर कोड स्कैन कर लेता हूँ, तो उसका वेब व्हाट्सअप खुल जाएगा। और नए अपडेट्स की वजह से नाउ वी डोंट हैव टू हैव दैट फ़ोन ऑल द टाइम। तो मुझे तो एक्सेस रहेगा, बट दैट्स अ टिप्स एंड ट्रिक्स। सो वी आर नॉट हैकिंग इन टू द फेसबुक एंड ऑल। बट आई थिंक वो सब नहीं करना चाहिए, बिकॉज द थिंग इज़ कि अगर आपको हैकिंग में आना है, सो दीज आर नॉट द ओनली थिंग्स। तो बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि फंडामेंटल आप अपने क्लियर करो, और उनको पता भी नहीं होगी कि कौन से फंडामेंटल्स है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि पहले जो भी उनका स्टडीज़ है वो करो, और थोड़ा इंटरेस्ट रखो कंप्यूटर में, साइबर सिक्योरिटी में लर्न करो, और जो बेसिक सर्टिफिकेशंस और वो सब है वो करो।
क्योंकि बेसिक सर्टिफिकेशन जैसे सिक्योरिटी प्लस और CEH है, तो वहाँ पे वो पहले करना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा बग बाउंटी में अच्छा है, मैंने अपने 12 साल के करियर में कई सारे OACP होल्डर्स और बग बाउंटी रिसर्चर्स का इंटरव्यू लिया है, और जब मैं उनको डिफरेंस पूछता हूँ कुकीज़ और सेशन का या फिर कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पूछता हूँ, तो वो आंसर नहीं दे पाता है। तो यही प्रॉब्लम है कि बग बाउंटी इंडस्ट्री इतना वास्ट है, और अब सब लोग अगर दूसरों के स्क्रीनशॉट देखते हैं, मैंने इतना कमाया, सबको बग बाउंटी करना है। बट बिल्कुल। उनको बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, इसलिए CEH और सिक्योरिटी प्लस इनिशिएटिव लेना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे आपको सारे डोमेन्स का आपको बेसिक देगा और बताएगा कि इतने डोमेन से फिर आप सिलेक्ट करो कि कौन से डोमेन में जाना है डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। तो एग्जैक्टली। यही मैं सजेशन दूंगा। ओके, एंड आपने अभी जो एक चीज बोली कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आज एक बग फाउंड आउट करता हूँ तो उसका मुझे रिवॉर्ड मिलता है, तो लिंक्डइन में बहुत ज्यादा चल रहा है वो, कि हर बंदा जो अपना स्क्रीनशॉट वहां पोस्ट करता है उसको देख के दूसरे बंदे बोलते हैं कि अच्छा इतना इजी है, या फिर उनको अगर छोटा सा भी बग मिलेगा तो उनको पता नहीं इसको कैसे रिपोर्ट करना है, या फिर एग्जैक्टली उस बग को ढूंढने के लिए, उस वर्नेबिलिटी को ढूंढने के लिए कितना टाइम उनको लगता है, ये बहुत ही कम लोग शेयर करते हैं। बट उनको देख के बहुत जो अभी जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि बहुत इजी पीजी थिंग है हैकिंग करना। तो वो ये बहुत ज्यादा चीज है आजकल ट्रेंड में, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर जो भी लिंक्डइन पे हैं, वो हर एक चीज का, फॉर एग्जांपल कुछ भी आपके वेबसाइट पे बग निकाला तो उसका वो एक पोस्ट बना के डालेंगे कि हमको इतना रिवॉर्ड मिले। और कई तो मैंने इनफैक्ट खुद मेरे कांटेक्ट में ऐसे हैं जो कि एक क्राफ्टेड एक बनाते हैं मेल, और उसी का वो वहाँ पे लिंक्डइन वगैरह पोस्ट करते हैं, लेकिन कहीं पे भी उनका मेंशन नहीं होता कि ये जो रिवॉर्ड है वो कहाँ से मिला है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो भी बहुत ज्यादा चल रही है। आई थिंक ये अच्छा पर्सपेक्टिव है, बिकॉज उसमें तो रूल्स पे डिपेंड रहेगा कि आप अगर कंपनी का नेम शेयर करते हो नहीं करते हो, कुछ चीज़ें बनाते हैं कुछ नहीं बनाते। बट द थिंग इज़ कि इसके हर एक कॉइन के दो साइड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव है कि अच्छा है कि यंगस्टर्स काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और उनको भी आना है साइबर सिक्योरिटी, विच इज़ गुड। बट एट द सेम टाइम जब वो आएंगे और जब उनको उस लेवल का नॉलेज नहीं है, देन दे विल ट्राई। तो 12 साल पहले अगर ट्राई करते, कोई भी वेबसाइट पे सर्च वर्ड पे एक्सेस आप डालते तो हो जाता। बट अभी इतना कंपटीशन है, क्लाउड आ गया है, क्लाउड वेफ आ गया है, यस। IDS IPS है, तो आपको इतना इजी बग्स नहीं मिलेगा। और जब वो मोटिवेट होकर आते हैं फिर बहुत ट्राई करते हैं, और इतने सारे वर्ल्ड में बग बाउंटी रिसर्चर है, उन्होंने सब बेसिक तो फाइंड करके रखा है ऑटोमेशन से। और जब वो बिल्कुल। ट्राई करते हैं उनको नहीं मिलता तो वो डीमोटिवेट भी उतना ही होता है। यस। सो हर एक चीज़ के दो पहलू होता है, इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि सबको स्टार्ट करना चाहिए पहले नॉर्मल सिक्योरिटी से। देखो कितने फील्ड से, बग बाउंटी एक अकेला फील्ड नहीं है। अगर आप दूसरी फील्ड में हो तो भी उतना ही अच्छे पैसे कमा सकते हो। बग बाउंसी से आपको पर्क्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा पर्क्स। बट ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा बग बाउंटी रिसर्चर है, अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं कि उसको माइक्रोसॉफ्ट में गूगल में डायरेक्ट जॉब मिल जाएगा, इवन दो बिल्कुल। उन्होंने बग्स निकाला है। सो यही है, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच इस आंसर के लिए। ओके गाइस, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन थीम है आज का पूरा एक पॉडकास्ट का, कि आपको अगर यूके यूएस कनाडा या फिर अगर आप इंडिया में भी रह रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी का जॉब अगर आपको करना है, वेदर यू आर अ फ्रेशर एक्सपीरियंस, आपको अपना करियर स्विच करना है किसी दूसरे डोमेन से सेकंड डोमेन में, तो वो बेसिकली हमारा आज का मेन थीम रहेगा। तो आज वहां से मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, भाई मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको इतना टाइम हो गया इंडस्ट्री में, और आपके पास कई आपके कलीग्स ऐसे होंगे जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, जैसे कि आपने बताया कोई कॉमर्स से है, कोई बीएससी करके आ रखा है। अगर आज के टाइम की बात करूँ 2023 की, अगर फॉर एग्जांपल मुझे साइबर सिक्योरिटी में करियर स्टार्ट करना है, बट मेरा बैकग्राउंड जो है वो साइंस से नहीं है, मैं आर्ट्स फील्ड से हूँ या फिर मैं कॉमर्स से हूँ, तो और मुझे जॉब चाहिए, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सबसे पहले जो बेसिक क्वालिफिकेशन होती है। राइट, सो बेसिक क्वालिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं, अगर आप आर्ट से भी हो, बट अगर आर्ट में तभी आए जब आपने 12th कंप्लीट किया होगा, तो 12th तक तो आप कंप्यूटर पढ़े ही होगे। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप आर्ट्स में हो किसी भी फील्ड में, आपके घर पे हर एक पे लैपटॉप और वो सब तो होता है। तो एक ये चीज़ है, तो आपको बेसिक पता ही होगा। दूसरी चीज़, जो भी बेसिक सर्टिफिकेशन है जहाँ से स्टार्ट होते हैं, CEH एंड और सिक्योरिटी प्लस एंड ऑल, तो आप वो करो। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अगर कोई बंदा कंप्यूटर IT फील्ड में है तो वो अपना आप से सर्टिफिकेशन कर लेगा, अगर कोई नहीं है तो उसको कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। काफ़ी सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किसी भी एज के और वो स्टैंडर्ड के बच्चे को लेते हैं और उनको सिखाता है। सो दे कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। द मोमेंट आप ज्वाइन करो ट्रेनिंग, आप सब अंडरस्टैंड करो कि क्या टेक्नोलॉजीज है, कितना है, आपको पता चल जाएगा कि इसका डेप्थ और ब्रेथ कितना है, मतलब कितना वाइड स्प्रेडेड है और कितना डीप है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आना है नहीं आना है, अगर आना है तो कैसे आना है। बट द वन थिंग विच आई विल सजेस्ट, कि अगर आप दूसरी फील्ड से आ रहे हो, नॉन IT फील्ड से या कंप्यूटर फील्ड से, सो बेयर इन माइंड यू विल हैव टू गिव टाइम। ऐसा नहीं है कि आप आओ 3 महीने में लर्न करो ख़त्म हो जाएगा। आप ट्रेनिंग 3 महीने में ख़त्म कर सकते हो। मान लो कोर्स आपका पूरा ख़त्म होता है 6 महीने में, 1 साल में आप एग्ज़ाम देते हो, तो वो भी आपका बेसिक नॉलेज है। बट अगर वो
कोर्स ख़त्म किया है वो नॉलेज उतना सफिशिएंट नहीं होगा कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सको। साथ साथ आपको कई चीज़ें करनी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी, इंटरव्यू क्वेश्चंस का लिस्ट बनाना पड़ेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन समझना पड़ेगा, रिज्यूम अपडेट करना पड़ेगा और कॉन्स्टेंटली हर जगह अप्लाई करने का, क्योंकि जितना रिजेक्शन आएगा सब लोग उसको रिजेक्शन देखते हैं, मैं ये देखता हूँ कि जितना रिजेक्शन आता है उतने ही क्वेश्चंस का लिस्ट मेरे डेटाबेस में बढ़ता जा रहा है कि ये क्वेश्चंस मेरे को पूछे गए, और जब मैं वो प्रिपेयर करूँगा तो एक टाइम आएगा कि वो क्वेश्चंस रिपीट हो गए और मैं इजीली इंटरव्यू क्रैक कर पाऊंगा। सो एग्जैक्टली। द बेसिक थिंग इज आपको टाइम देना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, इसमें कोई क्विक विन नहीं है। ओके। आपने अभी सर्टिफिकेशन की बात करी कि सीईएच जैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं जो कि बिगनर हैं अभी, कि फॉर एग्जांपल 3 सर्टिफिकेशन का मेनली क्वेश्चन ये आता है कि या तो सीईएच या फिर ओएससीपी या कॉम्प्टिया का सिक्योरिटी प्लस या पेंटेस्ट प्लस। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों सर्टिफिकेशन में से अगर मुझे कोई एक सर्टिफिकेशन चूज करना है, अगर मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है तो मैं कौन सा सर्टिफिकेशन चूज करूं और क्यों मुझे वो चूज करना चाहिए? राइट, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बट आंसर उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसका कोई ब्लैक एंड वाइट आंसर नहीं है कि ये अच्छा है ये बुरा है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल पे हो। सो देर आर 3 लेवल्स इन साइबर सिक्योरिटी। एक आप बिगिनर लेवल हो, विच आई कंसिडर कि ज़ीरो से लेके 3-4 साल तक, कि आपने अभी शुरू किया है। फिर ओके। 4-5 से लेके 8-9 या 10 साल तक आप मिड रेंज पे हो, कि आप असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और एसोसिएट मैनेजर ऐसा हो। और 10-12 साल के ऊपर आप बनते हो कि लेट्स से एसोसिएट डायरेक्टर और हेड ऑफ सिक्योरिटी एंड फिर सीसो। तो जनरली तीनों स्टेज पे डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेशंस आपको करनी चाहिए। जब पहले आप करते हो 0 to 4 years, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई भी ले लो, बट एज अ बेसिक लो, कि आपको पता चले कि पूरा स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है, ओके। अगर आप 4 या 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस वाले हो, दैट मीन्स कि तुम्हें बेसिक तो पता ही है, और तुम अपनी कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो। अभी यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अगर तुम जो काम कर रहे हो, लेट्स से सॉक या बग बाउंटी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पेन टेस्टिंग और समथिंग, उसी में अगर ऊपर बढ़ना है तो उसी के हार्ड सर्टिफिकेशंस फॉलो करो। ठीक है, ओके। और जैसे ओ है, सांस का एंड ऑल दैट। अगर मान लो कि ये 5 से 10 साल के बीच में यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर करंट डोमेन, आपको डोमेन स्विच करना है, तब दूसरा डोमेन का सर्टिफिकेट ले सकते हो। मान लो कि ओ नहीं है आपके पास, बट आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, आपको सॉक में जाना है, तो सॉक का सर्टिफिकेशन लो, इवन दो ओ है तो भी। तो ये, और जब आप 10-12 साल के ऊपर हो, देन यू शुड गो फॉर द मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, कि आप सीसो कैसे बनोगे, सिक्योरिटी लीडर कैसे बनोगे, कंपनी में कैसे मैनेज होता है फ्रॉम फाइनेंस, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी। तो ये डिफरेंट वेरिएशंस है ऑन अ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द एक्सपीरियंस। सो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कहाँ पे हो वो चेक करो, आपको क्या करना है चेक करो। और इसका दूसरा एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग सर्टिफिकेट देखते हैं कि ये फेमस है, बट ऐसा नहीं देखना चाहिए। अगर आप ओ ले लो, उसको लिंक्डइन में डालो, जॉब्स पे फिल्टर करो, चेक करो कि इंडिया में ओ की कितनी जॉब है, की कितनी जॉब है, सांस की कितनी जॉब है। फिर आपको पता नाइस। चलेगा कि अगर इतनी जॉब में डिमांड हो रहा है ओ का, तो करना चाहिए। भी लोग अभी ऐसा मान रहे हैं कि ओ से से बेटर तो ओ है, क्योंकि काफ़ी कॉमन है, काफ़ी इजी है। बट हम्म। इजी है उसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू डाउन है। अगर आप सर्च करो तो जॉब काफ़ी सारी आएगी इंडिया में, वर्ल्ड वाइड में। दैट मीन्स कि अभी भी कंपनी को मांगती है बिगिनर लेवल पे। हम्म। तो जो फेमस है, जो कंपनी डिमांडेड मांगती है, तो वो करना चाहिए। ओके। तो जैसे आपने बोला कि सर्टिफिकेशन मतलब उसकी जो नीड है उसके हिसाब से उसको करना है, राइट? और वो बिगनर है या फिर उसका एक्सपीरियंस है। लेकिन इसी से जुड़ा मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि सर्टिफिकेशन कितना ज्यादा वैल्यू रखते हैं? अगर हमारे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, फिर अगर है तो उसका क्या इम्पैक्ट है? राइट, सो अगर नहीं है तो आपके पास कुछ और होना चाहिए जिससे ये कंपनसेट हो जाए। फॉर ओके। एग्जांपल, जब मैंने करियर शुरू किया तो 2013 से शुरू किया था, और ओके। 2013 से लेके 2017 तक मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं था। बट एटलीस्ट मेरे पास वो नॉलेज था, बट नॉलेज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक आप इंटरव्यू में जाते नहीं हो। सो हम्म। इंटरव्यू में जाना इजी नहीं है, बिकॉज जब इंटरव्यू में आप जाओगे उससे पहले आपको एचआर से भिड़ना है। तो जब यस। तक यू कांट कन्विंस एचआर कि आप मुझे एटलीस्ट मेरा इंटरव्यू क्यों करवाओ, क्योंकि क्या है मेरे में, तब तक आपका कोई वैल्यू नहीं है, सर्टिफिकेट है नहीं। हम्म। तो अगर सर्टिफिकेट है तो उसका ये बेनिफिट है कि चलो 6 लोगों ने अप्लाई किया है, 6 का बैकग्राउंड सेम है, मास्टर सेम है, एक के पास 6 सर्टिफिकेशन है, दूसरे के पास साढ़े 3 या 8 सर्टिफिकेट है, तो वहाँ पे स्लाइट एडवांटेज मिल सकता है। बट दैट इज़ नॉट बैरियर ब्रेकिंग। तो मेरा ये था कि मेरे 5 साल तक कोई नहीं था, बट मैं हर एक एचआर को एटलीस्ट कन्विंस कर सकता था कि आप मेरा एटलीस्ट इंटरव्यू कराओ, फिर वो हायरिंग मैनेजर देख लेगा कि उसको मुझे लेना है कि नहीं लेना है। और एक एक चीज़ ये भी है कि जो मैं पहले बताना भूल गया, कि आप जब बिगिनर होते हो देन गो फॉर द चीप सर्टिफिकेशन। चीप मतलब ख़राब नहीं होता, जैसे सी है दैट वुड कॉस्ट लेस कंपेयर टू ओ।
जब आप एक बार कॉर्पोरेट में आते हो तो हर एक कॉर्पोरेट आपको हर एक साल में एक सर्टिफिकेशन करने के लिए एनकरेज करता है फाइनेंशियली, तो वो लोग पे करेंगे हम्म। एंड देन यू विल डू द सर्टिफिकेशन, सो ऐसा भी होता है। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर कोई साइबर सिक्योरिटी में आ रहा है, तो अगर वो एक बिगनर है बेसिकली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स जितने मेरे हैं वो सब बिगनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, उनको आना है या साइबर सिक्योरिटी में, या फिर वो 1-2 साल एक्सपीरियंस रख रहे हैं। तो कौन-कौन से वो स्किल सेट होने चाहिए? अगर किसी को ऑफेंसिव अप्रोच रखना है, फॉर एग्जांपल अगर वो पेन टेस्टिंग करना चाहता है, तो उसके लिए क्या राइट स्किल सेट होने चाहिए? या फिर अगर वो सॉक जैसे जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ डिफेंसिव में अगर जाना है, उसको फोरेंसिक्स में जाना है, सॉक में जाना है, तो उसके लिए क्या स्किल सेट होनी चाहिए अगर कोई फ्रेशर है? राइट। सो हम लोग ऑफेंसिव टू डिफेंसिव का पूरा जर्नी देखेंगे, तो पहले ऑफेंसिव का देखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा इजी वे में बताऊंगा कि ऑफेंसिव मतलब आप जो भी टेस्ट करना चाहते हो, आप कुछ भेजोगे कहाँ कहीं पे, एंड वो कहीं पे दैट इज सर्वर, सर्वर हो, डिवाइस हो, कुछ भी हो। दैट मीन्स आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि वेब कैसे काम करता है, हुँ, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, टेक्नोलॉजीज कैसे होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती है, नेटवर्क पोर्ट्स क्या-क्या होते हैं, कौन-कौन से पोर्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे रिक्वेस्ट भेजे जाते हैं, कैसे हुँ, पोर्ट चेकिंग होता है, तो ये सब बेसिक है। क्योंकि जब तक आपको क्लाइंट और सर्वर का कम्युनिकेशन समझ में नहीं आएगा, यू कैन नॉट डू ऑफेंसिव, ठीक है? और दूसरा है डिफेंसिव, तो डिफेंसिव में क्या होता है कि जब रिक्वेस्ट आता है ऑफेंसिव से, तो कहीं न कहीं तो एग्ज़ीक्यूट करेगा, इधर वो हुँ, नेटवर्किंग डिवाइस पे या फिर लेट्स से ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्ज़ीक्यूट करेगा, डेटा सेंटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर होते हैं। तो डिफेंसिव में ज़्यादा काम करना है तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा लिनक्स का, विंडोज़ का, कैसे काम करते हैं, मेनफ्रेम कैसे काम करता है, विंडोज़ में क्या-क्या होता है, लाइक ग्रुप पॉलिसी से लेके हुँ, सिसएडमिन ये वो। तो आपको जब तक अच्छे से लिनक्स और विंडोज़ का फंडामेंटल नहीं पता चलेगा, आप नहीं चेक कर पाओगे कि क्या-क्या अटैक्स हो रहा है मेरे सर्वर और उस पे। और हुँ, इन दोनों के बीच का जो लिंक है ना, दैट इज़ ओनली नेटवर्किंग। सो ऑफेंसिव से आता है, डिफेंसिव में जाता है, बट नेटवर्किंग इज़ द लिंक। तो नेटवर्किंग कॉमन है कि आप डिफेंसिव करो या ऑफेंसिव करो, आपको पता होना चाहिए कितने पोर्ट्स है, कौन-कौन से टूल्स है, नेटवर्किंग क्या-क्या होता है, ओएसआई लेयर क्या है, तो ये सब होना चाहिए नॉलेज। वो मैंडेटरी होना होना है, हाँ, चाहे आप ऑफेंसिव पे जाओ, चाहे डिफेंसिव पे जाओ। राइट। राइट? ओके। और अगर वहीं कोई बंदा अगर कोई सॉक में जाना चाहता है फॉर एग्ज़ाम्पल या फोरेंसिक्स करना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या स्किल्स अपने पास रखे? राइट। तो वो लेवल पे डिपेंड करेगा कि उनका लेवल क्या है। जैसे SOC में होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एनालिस्ट। सो जनरली लेवल 1 एनालिस्ट होते दे आर डूइंग मोस्टली ऑपरेशनल एंड मैकेनिकल वर्क। SOC में क्या होता है कि अटैक्स हर जगह से आता है, ठीक है? और वो अटैक्स सिम सिम में भी होंगे, वो लॉग से भी आएँगे, मैन्युअल रिपोर्ट्स भी आते हैं, जैसे पेन टेस्ट और टीमिंग है। बट हुँ, हर एक का वो सिम के अंदर कोलैबोरेशन होगा, ठीक है? और ओके, फिर आपके पास टिकट जनरेट होगी। तो यही है, और फिर वो टिकट L1, L2, L3 एनालिस्ट को जाएगी डिपेंडिंग अपॉन सेवरिटी। तो SOC में अगर कोई काम करता है तो L1 एनालिस्ट का काम थोड़ा मैकेनिकल होगा कि उनका काम सिर्फ़ इतना सारे टिकट्स को सिर्फ़ एक्नॉलेज करना और ओके। चेक करना कि ये किसको मैं भेजूँ, दैट्स इट। L2 हुँ, एनालिस्ट पे थोड़ा बेसिक लेवल का एनालिसिस करते हैं कि कौन-सा टिकट है, क्या अटैक हो रहा है, हुँ, कौन से सर्वर पे हो रहा है, कौन सी बेसिक मेटाडेटा इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दैट। और L3 एनालिस्ट पे थोड़ा ज़्यादा लेवल का एनालिसिस होगा, जैसे कि वो लोग इक्विप होते हैं कि उनका डिजिटल फोरेंसिक्स का नॉलेज कितना है, हुँ, कैसे थ्रेट हंटिंग कर पाते हैं एंड ऑल दैट, सो ये डिपेंड करेगा कि लेवल पे। ओके। तो आपने जो अभी इतने अच्छे से समझाया है पूरा हमारे सब्सक्राइबर्स को, वहीं से मेरा एक क्वेश्चन ये आ रहा है, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो। बेसिकली 12 साल हो गए आपको काम करते हुए, लेकिन अगर मैं आपसे कुछ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस की बात करता हूँ कि आज तक आपने जो भी करियर में बहुत सारे अटैक्स देखे होंगे, आपने सिक्योर करा होगा, फिर आपने मिटिगेशन भी बहुत सारे बताए होंगे, करे होंगे। तो बेसिकली कुछ ऐसी रियल वर्ल्ड की चीज़ें जो आप बता सकें, ऑब्वियसली एक थोड़ा-सा क्योंकि एक सिक्योरिटी का मामला भी आ जाता है किसी कंपनी का, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बता सकें कि रियल वर्ल्ड में काम एग्ज़ैक्टली कैसे होता है? क्योंकि आपने पेन टेस्टिंग में भी काम किया है, आपने सॉक में भी काम किया है, तो रियल वर्ल्ड में क्या-क्या काम होता है बेसिकली अगर मैं मेरा एक जॉब लगता है आज किसी कंपनी में, तो मुझे क्या-क्या काम मिल सकता है? फिर आपने कौन-कौन से काम आज तक किए हैं साइबर सिक्योरिटी में? राइट, सो इसका आंसर मैं 2 तरीके में दूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप कौन-सी टाइप की कंपनी में काम करते हो। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप की कंपनीज़ है। एक है स्मॉल कंसल्टिंग कंपनीज़, ओके। जिसके अंदर लेट्स से अगर आप इंडिया की बात करते हो तो काफ़ी सारी कंपनीज़ आ गई वहाँ पे, जैसे वो सिर्फ़ पेन टेस्टिंग, कंसल्टिंग और वो सब करती है। फिर बिग कंसल्टिंग कंपनीज़ में जैसे बिग 4 आ गई, हुँ, एक्सेंचर हुँ। आ गई, ग्रांट थॉर्टन वो सब आ गई। और फिर होता है एक सिक्योरिटी वेंडर कंपनी, जिसके अंदर लेट्स से क्वालिस, नेसस, टेनेबल, व्हाइट हैट, स्नीक, ये सारे कंपनीज आ गए। और एक होगा बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जिसके अंदर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, टेस्ला वो सब आ गए। तो जब आप कंसल्टिंग में काम करते हो, नो मैटर अगर स्मॉल है या बिग है,
आपको कोई भी तरीके का प्रोजेक्ट मिल सकता है, बिकॉज़ वहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई क्लाइंट है बोले मेरा 2 महीने में आप आईओटी कर दो, एक क्लाइंट आके बोलता है मेरा 1 वीक में आप वेब का पेन टेस्ट कर दो, तो वो डिपेंड करता है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट में। हम्म। बट इसीलिए बिग कंपनीज़ में, स्मॉल कंपनी में टीम्स होती है कि भई ये वाली टीम है, तो ये वेब की और पेन टेस्टिंग की अच्छी टीम है, ये वाली टीम आईओटी की अच्छी टीम है। तो जैसे ही हम्म। प्रोजेक्ट आए तो उस डिवीज़न में वो लोग दे देते हैं, स्मॉल और बिग। जब आप प्रोडक्ट बेस में काम करते हो जैसे एडोब, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो आपकी स्किल सेट के हिसाब से आप एक ही डोमेन में काम करोगे। ओके। जैसे मैं अभी टिकटॉक में काम कर रहा हूँ, बट आई एम वर्किंग इन वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट डोमेन। तो हम्म। बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सारे डिफरेंट डिवीजन होते हैं, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, सॉक, थ्रेट हंटिंग, थ्रेट इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड ऑल। अगर मैं वीएम में हूँ तो मैं वीएम का ही काम करूंगा, और मैं सारा लेट्स से कंपनी का पूरा वीएम देखता हूँ, तो ये है डिफरेंस। अगर आप सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हो जैसे टेनेबल, माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल, सॉरी टेनेबल है, कॉलिस है, वाइट हैट है, ये सारी, तो आप उनकी जो सिक्योरिटी सॉल्यूशन की प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट के अंदर काम करोगे कि प्रोडक्ट को ओके। कैसे एनहेंस करें, प्रोडक्ट में बग कैसे वो करे, और कैसे आप नए सिग्नेचर्स बनाए जाके नई वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट हो। सो हम्म। डिपेंड करता है कि आप कंसल्टिंग में जा रहे हो, प्रोडक्ट बेस में जा रहे हो, सिक्योरिटी प्रोडक्ट बेस में जा रहे हो। ओके। तो अगर जैसे कि आजकल बहुत जो नए बच्चे हैं, तो वो हैकिंग बहुत ज़्यादा समझते हैं कि हमको हैकिंग सीखनी है। तो ये हैकिंग जैसा जो टर्म है, हम रियल टाइम पे वो कर पाते हैं कंपनीज़ में जाके? काफ़ी काफ़ी टाइम कर पाते हैं और किया भी है। मैं 2 सिनेरियो शेयर करूँगा कि मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट एक प्रोजेक्ट था। कभी सोचा नहीं था ऐसा प्रोजेक्ट करूँगा कि जो पावर स्टेशन होता है, तो उनका स्काडा डिवाइस था। तो ओके। एक छोटे से विलेज का पूरा पा जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है, एक सब स्टेशन से आता था, वो वही विलेज में था। तो हम लोग रेड टीमिंग कर रहे थे और मेरे साथ मेरे 2 जूनियर थे, हमारी टीम थी। तो हमारा टास्क ये था कि कुछ भी करके आपको वो पावर स्टेशन के अंदर फिज़िकली जाना है, और जाके आपको चेक करना है कि वहाँ पे क्या सिक्योरिटी है, क्या ब्रेक कर सकते हो। तो उसके लिए जो स्पेशल सूट्स आते हैं, वो भी हमने बाय किए थे, और हम ओके। एक्चुअली में फेंस काट के वो पावर स्टेशन के अंदर गए थे, जब कोई ओह! देख नहीं रहा था रात को, और हमें वहाँ पे ईज़ी लॉक पिकिंग करके जब वो सब स्टेशन होता है, उसके अंदर गए, और अंदर जाके हमने उनके जो रैक होता है, उसके अंदर फायरवॉल, पोर्ट्स और सब कुछ होता है। वहाँ पे आप इंटरसेप्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि कौन-सा डिवाइस कहाँ पे कनेक्ट होता है, और उसका बेसिक जो भी गेटवे है वेब पे, उसमें एडमिन एडमिन डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है या नहीं है एंड ऑल दैट। तो वो सब हमने किया, और वही वो पूरा पावर स्टेशन का एक छोटा-सा सब स्टेशन हमने हैक किया। सो ओह! ऐसी चीज़ें भी होती है। आई हैव ऑल्सो हर्ड कि मेरे फ्रेंड्स डिमिलिटराइज़्ड ज़ोन में भी रेड टीमिंग करने जाते हैं, बिकॉज़ उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हमको एक टास्क मिला था कंसल्टिंग फर्म में कि ये जो कंपनी है, उसका प्रोजेक्ट हमें जीतना है, बट उसके लिए हमारे पास सिर्फ़ 3 वीक है। तो 3 वीक में हमें कुछ ऐसा फाइंड करना है कि जो हम क्लाइंट को बता सकें, अगर हुआ, तो पिछले नेक्स्ट 2 साल के लिए प्रोजेक्ट मिलेगा। तो हमने टेक्निकली रिमोटली सब कुछ कर लिया था, मैंने और मेरी टीम ने, बट कुछ नहीं मिला। तो मैंने अपने सीईओ से पूछा कि आपका बजट कितना है? अगर बजट अच्छा है तो कैन वी स्पेंड अ लिटिल बिट ऑफ अमाउंट? तो अगर यहाँ पे मिल गया कुछ, तो 2 साल में वो रेवेन्यू तो कवर हो ही हुँ। जाएगा। तो उन्होंने बोला बजट तो है, क्या करना चाहते हो? तो हमने बजट लिया, हमने ये किया कि कंपनी के बाहर छोटी-सी कॉफ़ी कार्ट ओपन की हमने, और ओके। वो नई कॉफ़ी कार्ट थी, तो हमने वहाँ पे पैम्फलेट्स, हमारा वो फॉर्म था, एक छोटा-सा लीफलेट जैसा, वहाँ पे सिर्फ़ 3 चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी और आपका डोमेन, बस इतना ही डालना है। ओके। और कंपनी में 700-800 जैसे एम्प्लॉयी थे, जिसमें से 400 ने वो भरा था, वो इसलिए क्योंकि जब वो भरेगा, तो उसको 2 कॉफ़ी फ्री मिलेगी, तो हम लोग कॉफ़ी ओके। भी स्पेंड कर रहे थे। तो हमारे पास 500 फॉर्म आए, हमने सेग्रीगेट किए, कितने एचआर वाले, कितने अकाउंट वाले, ये, और हमने सबको पीछे वहाँ पे लिखा था कि 2 वीक बाद आएँगे, और आपको देंगे, जो भी लकी विनर्स होगा उसको हम प्राइज़ देंगे। तो 2 वीक बाद हमको कंपनी में अलाउ किया, हम लोग प्रीमाइसेस में गए, तो पहले तो हमने डेड ड्रॉप किया। सो डेड ड्रॉप क्या होता है कि आपके पास मैलिशियस यूएसबी है, आप जब भी कहीं पे भी जाते हो, यू जस्ट ड्रॉप इट, यू जस्ट डेड हुँ। ड्रॉप इट। अगर आप जाते हो, तो अगर एज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी कोई भी उसको देखता है, तो पहला थॉट आता है कि चलो देखते क्या है इसमें। वैलिड तो है। हमने डेड ड्रॉप कई जगह पे किया, ठीक है? तो उसमें ओके। 20 पेन ड्राइव्स हमने डेड ड्रॉप की है, पूरा प्रीमाइसेस बहुत बड़ा था। कंपनी में गए, प्रॉपर एक रूम में सब लोग बैठे थे, और हमने अनाउंस किए विनर्स, और वो स्ट्रैटेजिकली हमने चूज़ किए थे, कुछ एचआर, हुँ, कुछ हुँ। अकाउंट वाले, ओह! 2-3 आईटी वाले एंड ऑल दैट। आईटी वाले भी इसलिए कि अगर मैलवेयर वो लोग अटैच करते हैं अपने हुँ। पीसी में, तो हो सकता है हमें का ईडी का एक्सेस मिल जाए। तो आईटी वालों ने तो नहीं किया, बट एचआर वालों ने किया, अकाउंट वालों ने किया, और हमें सीधा उसका सर्वर का एक्सेस मिल गया, जो कमांड एंड ओके। कंट्रोल सर्वर होता है। सो इ इस तरीके के भी रेड टीम करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ रियल वर्ल्ड
और आई थिंक काफ़ी लोगों ने अभी रिसेंटली सुना होगा फ्लिपर ज़ीरो करके डिवाइस है। ट्रिपल जीरो या तो फ्लिपर ज़ीरो से बहुत कुछ हो सकता है, जैसे आप टीवी हैक कर सकते हो, ये वो, तो ये सब रियल होता है। बिल्कुल। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने हमारे जो होटल का रूम था उसको अनलॉक करके दिखाया था, टीवी ऑन करके दिखाया था उस फ्लिपर ज़ीरो से। हाँ, जब लोग कोई कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जैसे डेफ कॉन और ब्लैक हैट है, हुँ, अगर आप कुछ भी नहीं करते, फिर भी आप अपना फ़ोन देखोगे ना, यू विल गेट अ रैंडम नोटिफ़िकेशन कि ये कनेक्ट करना चाहता है, ये वहाँ से हाँ, एक्सेस करना चाहता है, सो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेवल का होता है हैकिंग लाइव, जो आपको ओके, पता भी नहीं होगा। ओके। तो ये तो बहुत ही अच्छी आपने स्टोरी सुनाई है। तो बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं इनको, जो इन्होंने परफ़ॉर्म किया था। तो अमेज़िंग मतलब मैं पहली बार कुछ ऐसा मैंने सुना रियल टाइम पे जब किसने किया हो तो। अमेज़िंग आई होप व्यूअर्स को भी काफ़ी अच्छा लगा वो सुन के। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत ही ज़्यादा जिसके कमेंट भी आते हैं कि जो एस्पायरिंग साइबर सिक्योरिटी हैं, मतलब जो आना चाहते हैं यहाँ पे जो लोग हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कितना रोल है और अगर किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं आती है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है सीखने में, वो किस लेवल तक अपना करियर यहाँ पे बना सकता है और किस पोजीशन तक वो काम कर सकता है यहाँ पे? राइट, सो मैंडेटरी तो नहीं है, बट इनिशियल लेवल पे आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा ना। यहाँ पे एक चीज समझनी होगी कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं। अगर आप कंसल्टिंग में हो तो आपके पास क्लाइंट का कोई भी प्रोजेक्ट आ सकता है। अब क्लाइंट बोल रहा है कि हमारी वेबसाइट डॉट नेट में है और आपको पीएचपी का हुँ, एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट क्लाइंट बोलता है हमारी वेबसाइट जावा में है, आपको एएसपी का एक्सपीरियंस है, तो हम लोग हर लैंग्वेज नहीं सीख सकते, दैट इज यस। फैक्ट। तो इसलिए ये होता है कि आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, बट अगर आपको पता है कि प्रोग्रामिंग का लॉजिक कैसे, डेटा स्ट्रक्चर कैसे होता है, हुँ, फंक्शनैलिटीज़ कैसे बिल्ड की जाती है, इसमें क्या-क्या चेक्स हो सकते हैं, सो दैट इज़ समथिंग यू कैन ईज़िली गेस। तो आपको दिमाग में वो छोटा-सा एल्गोरिदम का पैटर्न आना चाहिए कि अगर ये फीचर बाहर से ऐसा दिखता है, तो इसका पीछे प्रोग्रामिंग कैसा होगा, वो ये डेटाबेस से कैसे इंटरैक्ट करता होगा। तो अगर हुँ, ये थोड़ा-सा भी पता है, देन ऑल्सो यू कैन सर्वाइव। बट लेटर और सूनर अगर आपको थोड़ा अच्छा करियर बनाना है, थोड़ा नीश चाहिए, तो थोड़ा प्रोग्रामिंग तो सीखना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, बट कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी सीख सकते हो। जैसे बैश सीख लो, वो ईज़ी है ओके। थोड़ा सीखना। प्रोग्रामिंग सीखना है तो आप पाइथन भी सीख सकते हो, बिकॉज़ वो ज़्यादा ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन में यूज़ होता है। अगर आपको मैलवेयर साइड जाना है, रेड टीम साइड जाना है, मैलवेयर एनालिसिस करना है, तो आपको इंटरनल आर्किटेक्चर सीखना पड़ेगा, जो माइक्रो प्रोसेसर लैंग्वेजेज़ होते हैं। तो यहाँ हुँ, पर हुँ, डिफरेंट हुँ, डिफरेंट है, बट ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी लेटर इन द करियर भी सीख सकता है, थोड़ा स्टार्टिंग से भी सीख सकते हैं, बट जब इनिशियली होते हो तो आपको फोकस करना चाहिए सारे डोमेन्स में। जैसे वेब, हुँ, नेटवर्क ये है, और सब या में प्रोग्रामिंग नहीं आता। तो सब पे फोकस करो, 5-6 साल बाद जब आप कोई एक पोजीशन में काम करो, तब आप डिसाइड करो कि यू वांट टू बिल्ड योर फाइनल करियर इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। तो उस डोमेन हुँ, में कितना प्रोग्रामिंग चाहिए और मैं कब से शुरू करूँ लर्निंग। ओके। तो अभी तक हमने ये तो जान लिया कि साइबर सिक्योरिटी में अगर किसी को स्टार्ट करना है, तो कौन से सर्टिफ़िकेशन से वो स्टार्ट कर सकता है, कौन से स्किल सेट उसके पास होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कितना रोल है, कितना नहीं है, कौन-कौन से हमने अलग-अलग डोमेन्स की भी बात करी, हमने रियल इंसिडेंट सुने आपसे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब अगर किसी न्यूकमर को या फिर किसी कोई ऐसा बंदा जिसको ऑलरेडी काम कर रहा हो किसी इंडस्ट्री में, उसको स्विच करना है, तो वो अगर मैं अब्रॉड की बात करता हूँ, यूके की मैं बात कर रहा हूँ, कनाडा की, यूएस की या फिर इंडिया में अगर वो है, उसको अपना फर्स्ट जॉब चाहिए या फिर उसको स्विच करना है साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में, तो कैसे वो अपना जॉब पहला ग्रैब कर सकता है? राइट, सो फॉरेन जॉब थोड़ा ट्रिकी है, वो इसलिए कि आपको कंपनी का डायनेमिक्स भी समझना पड़ेगा। आप मान लो कि अगर आप सीईओ हो एक कंपनी के, आपकी यूके में कंपनी है, मान लो कि आपके पास साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट सॉक की पोजीशन है, ठीक है? हुँ, और यूके इतना बड़ा मार्केट है, ये हो ही नहीं सकता कि आपको बेसिक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की पोजीशन आप यूके में से फिल ना कर सको। हुँ, अगर आप यूके में से फिल नहीं कर सकते हो, देन यू विल गो आउटसाइड और इंडिया से कोई बंदे लोगे, कोई और कंट्री से लोगे, ठीक है? तो यहाँ पे यही है कि अगर आप सीईओ हो तो पहले तो आप यूके से ही हायर करोगे। वो इसलिए कि अगर आप नहीं करते हो, देन अगर आप कोई दूसरे कंट्री से करते हो तो उनको स्पॉन्सरशिप देना पड़ता है। और ओके। स्पॉन्सरशिप का एक मिथ ये है कि काफ़ी लोगों को लगता है इंडिया में कि स्पॉन्सरशिप एक लेटर ही होता है। ये लेटर हुँ, नहीं होता है। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, बिकॉज़ कंपनी को लॉयर हायर करना पड़ता है, स्पॉन्सरशिप का प्रोसेस करना पड़ता है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, और एक बंदे को अगर स्पॉन्सरशिप दे तो मिनिमम 7 और 8,000 पाउंड्स, ऑलमोस्ट 7 या 8 लाख रुपए खर्च होते हैं। अगर वो बंदा हुँ, मैरिड है इंडिया में तो उसको फैमिली को भी स्पॉन्सर करना पड़ेगा, किड्स को भी स्पॉन्सर करना ओह! पड़ेगा। और सिर्फ उतना नहीं, हर एक बंदे का 8-8 लाख भी मिला लो, अगर 2 बंदे तो 16 लाख हो गए,
और उनको हम्म सिर्फ रिलोकेशन अमाउंट भी देना पड़ता है कि भाई इंडिया से आ रहे हो, आपको फ्लाइट टिकट देंगे, आपको सामान मूव करने हम्म का देंगे, यहाँ पे 1 मंथ का होटल देंगे एंड ऑल दैट। तो ये प्रोसेस काफी टीडियस है और लंबा है, इसलिए लोग कंपनीज प्रीफर करते हैं पहले वो लोकल हायर करें। तो मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ कि जैसे मैंने मास्टर्स किया था 13 और 14 में, 2013-14 में, एंड आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग कि मुझे जॉब मिल जाए। मैंने बहुत जगह ट्राई किया, मुझे नहीं मिला। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे इंडिया वापस आना पड़ा। तो यहाँ से थोड़ा डिफरेंस होता है कि जब आप वापस आते हो देन यू स्टार्ट वर्किंग इन इंडिया, और फिर आप कभी होप नहीं रखते हो कि मेरा तो कहीं पे होगा एंड ऑल दैट, और होगा तो देखा हम्म जाएगा। बट यही चीज़ थोड़ा मुझे डिफरेंशिएट करती है, क्योंकि मैं जब आया 1 महीना काम किया, 2 महीना काम किया, और उसके बाद ये हुआ कि जब मैं अपने लंदन के फोटोज देख रहा था, मुझे लगा कि यार ये लाइफ मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे फिर से जीना है। और वो डिप्रेशन में नहीं आया, बिकॉज़ वो देख के वो डिप्रेशन को मैंने थोड़ा किक बनाया, और मैंने स्ट्रैटेजिकली हर एक कंट्री में अप्लाई करना चालू किया। तो मैंने सिर्फ़ 3 चीज़ें की। सो बेसिकली 10 कंट्रीज़ का लिस्ट बनाया, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और यूरोप के सारे। और मैंने दूसरा ये किया कि हर एक कंट्री में हर एक वीक में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट इंजीनियर को ऐड करता हूँ, मिनिमम 25, स्टार्टिंग ओके फ्रॉम 2014। तो इस वीक में मैं न्यूज़ीलैंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में ऑस्ट्रेलिया कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में मैं यूएसए कर रहा हूँ एंड ऑल दैट। साथ-साथ आई एम आल्सो एडिंग 25 साइबर सिक्योरिटी रिक्रूटर्स, इस वीक में न्यूज़ीलैंड, नेक्स्ट वीक में ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल दैट। तो ऐसा-ऐसा करके मैंने 3 साल किया। ता और 3 साल में मेरा नंबर ऑफ कनेक्शंस था ऑलमोस्ट 10 टू 15,000। तो ये मैंने पहला नेटवर्क बिल्ड किया। नाउ द थिंग इज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बॉक्स दूँ और बॉक्स पूरा एम्प्टी है, तो वो बॉक्स की कोई वैल्यू नहीं है। बॉक्स दूँ, उसके अंदर कुछ दूँ मैं आपको, तो आपको कुछ काम में एग्जैक्टली आएगा। सो सेम वे मेरा नेटवर्क बड़ा था, बट मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल में मैं कुछ डाल नहीं रहा था। तो ओके साथ-साथ 2014 से 17 तक मैंने ये किया, मैं हर एक 2 वीक में एक पोस्ट डालता हूँ। एंड ओके दैट पोस्ट इज़ नॉट समथिंग कि मैं कहीं पे कुछ लिखा है, मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ, नहीं। ओके आइदर मैं अपना रिसर्च कर रहा हूँ और स्क्रीनशॉट के साथ डाल रहा हूँ, या फिर ट्यूटोरियल डाल रहा हूँ, इवन दो वो सिंपल हो। अगर मैं कुछ कहीं और का शेयर कर रहा हूँ, तो वो मैं लिंक तो शेयर कर दूँगा, बट ओपिनियन अपना डालूँगा। ओके तो ये मेरा स्ट्रैटेजिक काम था कि इट्स लाइक अ बीएयू कि आप मैंने अपने दिमाग में सोच लिया था मेरे को कहीं जॉब नहीं मिलने वाली फॉरेन में। मैं उठता हूँ, नहाता हूँ, खाता हूँ और मुझे ये काम करना है बस। तो ओके इसको मैंने अपना रूटीन बना दिया। तो 3 साल तक काफ़ी नेटवर्क बड़ा हो गया, काफ़ी सारे पोस्ट पे लाइक्स और व्यूज़ आना शुरू हुए। अभी ऐसा है कि ऑन एन एवरेज कोई भी पोस्ट पे 10,000 व्यूज़ आता है। तो वी अमेजिंग ये इट्स अ क्युमुलेटिव अप्रोच, ये एक दिन में नहीं होगा। बट द हम्म प्रॉब्लम इज़ कि काफ़ी सारे लोग अगर ये शुरू भी करते हैं, ये मेरा सुन के आज, देन दे विल गेट फेड अप इन 1 और 2 मंथ्स कि इससे तो या कुछ हो नहीं रहा है। इसके साथ-साथ हर एक वीक में 7-7 8-8 जॉब मैंने अप्लाई की। सो फ्रॉम 2014 टू 17 आई अप्लाइड ऑलमोस्ट इन 520 जॉब्स। ओके जिसमें से मेरे को रिस्पॉन्स मिला सिर्फ 30 जॉब्स में से, और वो भी इनिशियल रिस्पॉन्स। जैसे ही एचआर ने कॉल किया, बोला कि ओके आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, तब तो उन्होंने भी ना बोल दिया। हम्म और वो 30 में से सिर्फ 7 या 8 कंपनी ने इंटरव्यू शेड्यूल किया। उसमें से सिर्फ मैं 2 या 3 में सिलेक्ट हुआ। तो आप ओके रेशियो देखो कि अगर आपको 10 इंटरव्यू में सिलेक्ट होना है, तो आपको कितनी जॉब्स अप्लाई करनी पड़ेगी। बिकॉज़ आप हम्म अकेले भी नहीं हो, आपके साथ पूरा इंडिया है, पूरा बिल्कुल एशिया है, सब लोग हैं। बट यही था कि मैं बस थका नहीं और ये कंटिन्यू करता गया, एज़ इफ कि मुझे मिलने नहीं वाला है। इसमें क्या है कि अगर आप होप रखते हो ना, तो आप हर्ट होगे। अगर आप हम्म एक्सपेक्टेशन ही नहीं है ना, तो हर्ट कभी नहीं होगे। मैंने सोचा मुझे कभी नहीं मिलना ना, मुझे बस करना ही है, तो मैं कर रहा था। एक दिन अचानक से स्पॉन्सरशिप वाली जॉब मिल गई, और लकीली मैं फर्स्ट जॉब न्यूज़ीलैंड में फिर मैं गया वहाँ पे। तो यही मैं अप्रोच सबसे फॉलो करूँगा, स्ट्रैटेजिक अप्रोच रखो, बट कंटिन्यूअसली फॉलो करो। ओके तो ये तो बात रही उनकी जिनको यूके यूएसए कनाडा में जहाँ पे जॉब लेनी है तो हुँ, बेसिकली मेन सोर्स इनका लिंक्डइन ही रहेगा वहाँ पे कनेक्शंस बिल्डअप करना देन जो आपने पूरी स्ट्रैटेजी बताई है लेकिन अगर कोई इंडिया का बंदा है और अभी जो मेरे मैक्सिमम जितने व्यूअर्स सब इंडिया के ही हैं उनको अपना पहला जॉब करना है क्योंकि सब फ्रेशर हैं पहली साइबर सिक्योरिटी की जॉब चाहिए या फिर हम बात करते हैं अगर इंटर्नशिप उनको चाहिए तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे या फिर आपके कुछ ऐसे सजेशन जो उनको हेल्प कर सकता है उनकी पहली जॉब लेने के लिए? राइट। सो कपल ऑफ सजेशंस कि जब आप बिगिनर होते हो ना, तो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल उतना स्ट्रांग नहीं होता है। हुँ, आइदर आपने कुछ लिखा नहीं होता है, या फिर जो भी लिखा होता है उसका कोई सेंस नहीं बन रहा होता है। जैसे प्रोफाइल पिक में आपने ग्लासेस डाल दिया एंड ऑल दैट। तो या 3 चीज़ें जो मैं सबको कहूँगा बिगिनर को, सबसे पहले आपका रिज़्यूम ठीक करो। तो रिज़्यूम रिव्यू का काफ़ी सारा चेकलिस्ट मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आपका रिज़्यूम थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। और उसमें भी 2 राय है, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा थोड़ा यूनिक है बिकॉज़ मेरा डिज़ाइनफुल है, तो एचआर थोड़ा डिफरेंशिएट करेगा। और एक बोलते हैं कि नहीं आपको सिंपल रखना चाहिए, दोनों सही है। कुछ कंपनीज़ में क्या है कि एचआर ने अगर सेम टाइप के रिज़्यूम देखे और कुछ यूनिक मिलता है, तो वो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे।
बट एट द सेम टाइम ऐसे भी एचआर होते हैं कि यार मुझे मैं हर रोज सेम टाइप के रिज्यूम देखता हूँ, तो जल्दी से मुझे हम्म पता चल जाता है कि वर्क एक्सपीरियंस देखना है तो ये सेक्शन में जाना है। वहाँ पे अगर हम्म कुछ और नया क्रिएटिव मिले तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे, सो आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम इन दैट, तो इसको रिज्यूम को हटाओ। तो दो टाइप के हैं। आई पर्सनली सजेस्ट कि सिंपल रिज्यूम रखो जब बिगिनर हो। पूरा रिज्यूम रिव्यू का चेकलिस्ट है, आपका रिज्यूम अच्छे से बनाओ। और लोगों को ये भी है कि अगर मैं बिगिनर हूँ तो रिज्यूम में कुछ डाल नहीं सकता, आप बहुत कुछ डाल सकते हो। अगर आप बग हम्म बाउंटी करते हो तो डाल सकते हो, अगर आपने फ्री कोर्सेज किए तो भी डालो, अगर आप लेट्स से कुछ आईटी रिलेटेड कुछ एक्सपो में पार्टिसिपेट किया है तो भी डाल सकते हो। क्या क्या लर्न कर रहे हो वो सब है। तो ये आप रिज्यूम बनाओ। जो भी रिज्यूम में है वो सेम लिंक्डइन में होना चाहिए। मैं काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लेता हूँ, तो जो लोग मेड अप रिज्यूम बनाते हैं कि मुझे ये कंपनी में जॉब चाहिए, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा टाइटल रिज्यूम में चेंज कर दूँगा। बट हम्म उनको पता नहीं कि उनका लिंक्डइन और रिज्यूम वो मैच नहीं कर रहा है। जब मैं लिंक्डइन मैच नहीं प्रोफाइल पे करता। जाता हूँ तो दूसरा टाइटल। तो ये दोनों बिल्कुल। सेम रखना है, प्रोफेशनल रखना है, कनेक्शन बढ़ाना है। और जब आप इंटर्नशिप पे जाते हो तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? हम्म कुछ कंपनीज़ ऐसी होती है जो काफ़ी सारा लर्निंग देगी, पैसे नहीं देगी तो ठीक है 6-7 महीना, बट जब भी वो इंटर्नशिप देते हैं, दे आल्सो हैव अ होप कि आप लर्न करोगे, तो आपको ही फिर क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे ले लेंगे। क्यों? और हम्म जब क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे लेंगे, तो आपको पैसे भी देंगे, तब आप फुल टाइम हो जाओगे। वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप 6 महीने बाद आप चले जाओ और हमें फिर से किसी और को ट्रेन करना पड़े। बट बिल्कुल। इनिशियली पैसे अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो चलेगा, मतलब मत करो। और कर रहे हो, कुछ कंपनी दे रही है, देन इट्स वेल एंड गुड, इट्स अ रियली गुड कल्चर कि आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो, आपको थोड़ा भी तो मिलता है उसका। तो यही मैं हम्म सजेस्ट करूँगा, रिज़्यूम, लिंक्डइन और इंटर्नशिप में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का वो बनाओ। और एक चीज़ जो मैंने 12 साल में फ़ॉलो की, दैट इज़ समथिंग कि जब आप कंपनी में जाते हो ना, फोकस ऑन अदर थिंग्स रादर देन टेक्निकल हैकिंग एंड ऑल। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, अगर पेन टेस्ट सीखना है, ठीक है? तो एनमैप है, ये जो जो भी सारे टूल्स हैं, जो फ्रीली अवेलेबल है, बर्बसीट एंड ऑल दैट, हम्म तो वो तो आप इंटरनेट से भी सीख सकते हो, उसके लिए कंपनी में बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बिल्कुल। कंपनी में जा रहे हो, तो ये सीखो कि जो आप घर बैठे इंटरनेट में नहीं सीख सकते, उसमें से 4 चीज़ें हम्म होती है। पीपल, आप घर पे नहीं सीख सकते, आप अकेले हो। प्रोसेस, कंपनी के क्या-क्या प्रोसेस, पॉलिसीज़ एंड ऑल दैट। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मीन्स कंपनी ने कौन-कौन से कमर्शियल टूल्स एम्प्लॉय किए वहाँ पे। अगर लेट्स से क्वालिस, टेनेबल या फिर सॉक का कोई बड़ा टूल है जो मल्टी मिलियन है, आप घर पे अकेले नहीं कर सकते हो। जैसे एडब्ल्यूएस, एज़्योर क्लाउड आप घर बिल्कुल। पे नहीं ले सकते हो। तो वो सीखो एंड उसको फिर आप रिज़्यूम में ऐड करते जाओ। जो भी सीख रहे हो, हर 1 महीने में आप रेट्रोस्पेक्टिवली चेक करो कि आपने 1 महीने में क्या सीखा, क्या एग्ज़ीक्यूट किया। उसको लिंक्डइन हम्म पे अपडेट करो और इसमें भी डालो रिज़्यूम में, और ये क्युमुलेटिव आप करते जाओ। और ओके। जो भी फ्री वाले टूल्स हैं, जो बग बाउंटी है, पेन टेस्ट, वो तो आप इज़िली बाहर सीख लोगे, तो उसके ऊपर फोकस मत करो, वो भी रखो, हम्म बट यहाँ पे ये मेन रखो, बिकॉज़ जैसे ही आप कंपनी से बाहर गए, ये सारा का एक्सेस चला जाएगा आपको। ओके। तो जॉब हो या फिर इंटर्नशिप हो, लिंक्डइन के अलावा और कोई ऐसे सोर्सेज़ जहाँ से हम इंटर्नशिप वगैरह देख सकते हैं, ढूँढ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? सो मैं पर्सनली बताऊँगा कि गूगल जॉब्स, तो गूगल जॉब हुँ, इसलिए वो एक्चुअली जॉब पोर्टल नहीं है, वो स्क्रैपर है। तो वो ओके। क्या करता है कि जैसे आप लिखोगे सिक्योरिटी एनालिस्ट जॉब इन इंडिया गूगल जॉब्स, तो नीचे 4-5 जॉब्स का वो आएगा और इसके नीचे होगा मोर जॉब्स, मोर गूगल जॉब्स। तो मोर पे क्लिक करोगे ना, तो वो एक पोर्टल खुलेगा गूगल का। वहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी जॉब अवेलेबल है इंडिया में, तो वहाँ पे आएगा, उसके साथ-साथ एक बटन होगा कि यू कैन आल्सो अप्लाई ऑन दिस ऑन लिंक्डइन, इंडीड, ओके। नौकरी एंड ऑल, ठीक है? दूसरी कोई जॉब होगी तो यहाँ पे इंडीड और नौकरी होगा, दैट मीन्स वहाँ पे लिंक्डइन नहीं है। तो मतलब अगर आप सिर्फ लिंक्डइन पे ढूंढ रहे हो तो वो जॉब आप मिस कर दोगे। तो गूगल हुँ, जॉब में इसलिए बेहतर है क्योंकि आपको सभी जॉब का स्क्रैप मिलेगा वहाँ पे, तो वहाँ से कोई भी जॉब आप मिस नहीं करोगे एटलीस्ट। और दूसरा ये कनेक्शंस कि जैसे कुछ कंपनीज जो कंसल्टिंग होती है उसमें इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट होती है। जो कोई हुँ, कंपनी इंटर्नशिप में पे ही नहीं करता, यू कैन ऑलवेज अप्लाई देयर, यू कैन ऑलवेज गो देयर एंड लर्न देयर। तो वो ओके। आप इज़िली कर सकते हो, नेटवर्किंग बढ़ाओ, नेटवर्किंग से इज़िली जॉब मिल जाता है। कुछ स्टडीज़ ऐसी कहती है कि द नंबर ऑफ जॉब्स एप्लीकेशन से मिलती है, उससे ज़्यादा नेटवर्किंग से भी मिलती है। या आपने इंटर्नशिप की बात करी तो यहाँ पे मतलब जैसे मैंने भी कई बार लिंक्डइन पे देखा है कि लोग बेसिकली पैसे चार्ज कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ आप उसको पैसे दे रहे हो इंटर्नशिप वो कर रहा है आपके यहाँ, वो पैसे चार्ज कर रहे हैं 3000 4000 इन इंडिया अगर मैं बात करता हूँ। तो आपके हिसाब से क्या वो इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, जहाँ पे वो 4-5 हज़ार रुपए चार्ज कर रहे हैं आपसे? सो ये टोटली इंडिविजुअल की चॉइस पे जाएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास पैसे हैं, फाइनेंशियली आई एम स्टेबल और मैं अपने आप से भी लर्न कर सकता हूँ। बट मुझे चाहिए कि कोई सामने बैठा हो तो मैं जल्दी थोड़ा लर्न कर सकूँ, तो उस हुँ, हिसाब हुँ। से आप जा सकते हो। बट जाने से पहले यू हैव टू चेक अ लॉट कि कंपनी पैसे जो भी 3000 क्या 1000 भी ले रही है, तो किस बात के ले रही है? मुझे क्या सीखने हुँ, को मिलेगा? और
जॉब गारंटी कोई नहीं देगा। अगर आप वो उसमें सीख रहे हो तो जॉब गारंटी का एक्सपेक्ट मत करो, बट एटलीस्ट पूछो कि आप हम्म। क्या सिखा रहे हो, क्या मटेरियल है, और मैं पे क्यों कर रहा हूँ? अगर ये ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप इसमें क्या एक्स्ट्रा करा रहे हो? तो वो सब सैनिटी चेक करना चाहिए, फिर उसमें पैसे देना चाहिए। बट मैं नहीं मानता कि आज तक कोई ऐसा हो कि जो पेड इंटर्नशिप में ऐसा सिखा रहा है जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। तो हम्म। आइडियली अगर सब कुछ अवेलेबल है तो यू शुड गो फॉर द फ्री इंटर्नशिप, नहीं है तो आप फिर पेड में जाओ। बट वो तो सेम ही हो जाएगा कि आप पेड इंटर्नशिप में 4,000 डाल रहे हो, उससे बेहतर तो मैं सीएच की ट्रेनिंग में डाल दूँ, तो मेरा ट्रेनिंग लेनी। सर्टिफिकेशन भी आ जाएगा, लर्निंग भी आ बिल्कुल। जाएगा। सिर्फ उतना होगा कि वहाँ पे क्लाइंट का प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, बट क्लाइंट का प्रोजेक्ट तो ये सीएच के बाद भी जो भी कंपनी में जाऊँगा मुझे मिल ही जाएगा। सो दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल चॉइस। कुछ लोग नहीं होते फाइनेंशियली उतने कैपेबल, हम्म। सो दे शुड ऑलवेज गो फॉर फ्री इंटर्नशिप्स। क्योंकि मैंने देखा है जितने भी लोग हैं, मतलब जो भी एक्सवाईज़ी हैं, जो भी चार्ज कर रहे हैं बेसिकली, अगर वो वेब की इंटर्नशिप दे रहे हैं, वेब पेन टेस्टिंग की, तो ओएप्स टॉप 10 सिखा रहे हैं उसमें। तो वो राइट। तो कोई कोई भी इंडिविजुअल होगा, यूट्यूब पे जाके पूरा प्लेलिस्ट है वो वहाँ से सीख सकता हाँ। है, राइट? तो वही बात आपने कही, तो अमेजिंग आंसर। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल है वो अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए, तो मेनली आज हम बात कर रहे हैं जो फ्रेशर है बेसिकली, या फिर जो जॉब स्विच करना चाहता है। तो ऑब्वियसली अगर कोई जॉब स्विच भी कर रहा है, अपना डोमेन चेंज कर, तो वो भी एक फ्रेशर ही है साइबर सिक्योरिटी में। तो वो इंटरव्यू देने से पहले कौन-कौन सी चीज़ें प्रिपेयर कर सकता है? अगर वो एक नॉर्मल सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, एक जूनियर पेन टेस्टर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो कौन से वो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो प्रिपेयर कर सकता है खुद को एक बाकी कैंडिडेट से थोड़ा-सा अपना लेवल ऊपर रखने के लिए? राइट। सो इसका एक मैं डर्टी फैक्ट बताता हूँ कि इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करना इज नियरली इम्पॉसिबल। ठीक है? और वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, चलो वो तो लिखा हुआ होता है, ठीक है? हुँ, बट दूसरी जो चीज़ है कि इंटरव्यूअर का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? जो हुँ, हायरिंग मैनेजर है, उसको वेब में ज़्यादा नॉलेज है, इंफ्रा में ज़्यादा नॉलेज है। आपने उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी देख ली, बट वहाँ से आपको हुँ, कुछ पता नहीं चला, देन यू डोंट नो कि वो क्या पूछेगा, हुँ, ठीक है? तो ये है, और तीसरा ये है कि उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, उनका जो भी पर्सनल बैकग्राउंड और वो सब है, रिक उसको साइड में भी हटाओ, तो जॉब की क्या रिक्वायरमेंट, जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन बोला, तो जॉब हुँ, डिस्क्रिप्शन में जनरली जनरल चीज़ें ही लिखी हुई होती है। बट हुँ, जैसे वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट है, जिसमें मैं काम करता हूँ, तो 2 कंपनी का वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट का जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे, आपको 70% सिमिलर मिलेगा। बट हुँ, जब आप कंपनी में जाते हो, तो प्रोसेसेस पूरा डिफरेंट होता है। तो हुँ, वो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप पूरा प्रोसेसेस जानो, बट एटलीस्ट एक्सपेक्ट वो लोग क्वेश्चंस उस हिसाब से पूछेंगे कि ये जो ऐसे काम कर रहा है, वो मेरी कंपनी में फिट होगा कि नहीं। सो इसकी वजह से आप जब कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और जो भी मार्केट में जो पीडीएफ्स घूम रहे हैं कि टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी सॉक एंड ऑल, उसमें से मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे, लाइक व्हाट इज़ ब्लैक हैट वर्सेस व्हाइट हैट, व्हाट इज़ एन्क्रिप्शन एंड ऑल। तो अभी मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछता है। सो द थिंग इज़ दैट कि आपको क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा कंपनी को समझो कि कंपनी में क्या काम करती है। अगर लेट्स ओके, से सॉक है, तो सॉक कंसल्टिंग में कैसे काम होता है वर्सेस प्रोडक्ट बेस में कैसे काम होता है। तो ओके, ये है, तो अब थोड़ा कंपनी का पर्सपेक्टिव समझो। जॉब डिस्क्रिप्शन को पूरा वन बाय वन, लाइन बाय लाइन पढ़ो। हर एक लाइन को ओके, पढ़ो और अपने आप को क्वेश्चन पूछो कि अगर मैं मैनेजर होता और मैं ये जो कैंडिडेट है उसको असेस कर रहा होता, तो मुझे उसमें क्या देखना चाहिए? तो वही आपके क्वेश्चन्स हो गए। अगर आपको वो हुँ, उस लेवल का क्रिटिकल थिंकिंग नहीं रखते हो, तो ठीक है, आप पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे जनरली 2 पार्ट्स होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और मिनिमम स्किल सेट क्या है, वो पूरा लो, चैट जीपीटी को बोलो और उसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दो कि मैं ये पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे चाहिए कि मेरे को क्या क्वेश्चन्स आ सकते हैं। उसमें भी थोड़ा आप डिटेल में जा सकते हो, लाइक मेरे नौ फर्स्ट टेक्निकल राउंड में क्या-क्या क्वेश्चन आ सकता है वर्सेस मैनेजमेंट राउंड में क्या-क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। उसमें भी आप डिटेल में जा सकते हो कि टेक्निकल राउंड में मेरा 2 पार्ट है, एक थियरी एंड प्रैक्टिकल। तो थियरी में क्या-क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रैक्टिकल में वो लोग क्या-क्या मुझे पूछ सकते हैं, क्या-क्या करवा सकता है। चैटजीपीटी आपको आंसर देगा, वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस देगा, फिर आप वो प्रिपेयर करो। दूसरा है कि अगर आप कोई वेल नोन मेंटर को जानते हो जो आपको हेल्प कर सकता है या फिर वो कंपनी में, उनसे पूछ सकते हो। हुँ, उनके हुँ, हुँ, क्वेश्चंस नहीं पूछना है, बट पूछना है कि मेरे हिसाब से ये जॉब डिस्क्रिप्शन मैं ऐसे समझ रहा हूँ, इज़ इट ओके और नॉट? अगर वो ओके ओके। है तो बोलेगा, नहीं है तो आपको गाइड करेगा। कोई कोई लोग होते हैं जो गाइड करते हैं, कोई नहीं करता। तो दैट डिपेंड्स। ओके। तो बेसिकली किसी भी जॉब में इंटरव्यू देने से पहले उस कंपनी का पहले पूरा उसका वर्किंग कैसा है, कंपनी में किस चीज़ के लिए काम करती है, हमें ये समझना पड़ेगा। देन उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है। देन फिर हमने एआई टूल्स में उसको उसका हाँ। इनपुट देके उसका आउटपुट हम ले सकते हैं कि इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, राइट? और एक चीज़ है जो लोग हर जगह ब्लाइंडली अप्लाई करते हैं, और मैं मानता हूँ कि जब भी आप जॉब अप्लाई करो तो मिनिमम 60% नॉलेज होना चाहिए आपका।
दैट मीन्स कि ओके। जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखा है उसका 60% तो होना ही चाहिए। और ओके। कुछ लोग होते हैं कि मुझे जॉब चाहिए तो मैं हर जगह अप्लाई करूँगा और जो भी जॉब हम्म। डिस्क्रिप्शन में मैं पढ़ लूँगा। आप प 1-2 दिन पढ़ने से आपका नहीं होगा। तो हम्म। ये भी नहीं कह रहा कि आप सालों पढ़ना चाहिए, बट एटलीस्ट आप इनफ टाइम दो कि पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन का हम्म। 60% तो करो। तो तो बिल्कुल। जब भी लोगों को रिजेक्शन आते हैं ना, वो डिमोटिवेट इसलिए होते हैं कि 10 में अप्लाई किया, बट मेरे को 8 में रिजेक्शन आया। वो इसलिए बिकॉज़ आप 8 में एलिजिबल थे ही नहीं। 8 में से 2 हम्म। कंपनी में एलिजिबल थे। तो आपको पहले चेक करना है कि अगर मैं एलिजिबल हूँ, तो मैं अप्लाई करूँ, अदरवाइज़ आप मत करो। राइट। पहले प्रिपेयर करो, फिर अप्लाई करो। राइट। तो अगर कोई फ्रेशर है, वो अगर उसको खुद को अपडेट रखना है, तो ऐसे कौन-कौन से सोर्सेज़ हैं जहाँ से खुद को अपडेट रख सकता है? राइट, सो उसके लिए आपको मैं पर्सनली ट्विटर यूज़ करता हूँ और ओके। ट्विटर में स्पेसिफिकली मेरे डोमेन के जो भी हैशटैग है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। ट्वीटडेक करके एक एप्लीकेशन है, ट्विटर का ही है। तो वहाँ पे क्या है कि अगर आप ट्विटर में जाते हो, एक हैशटैग डालते हो, तो आपको जो भी ट्वीट्स मिलेगा आप रीड कर सकते हो। बट उसके ओके। बाद अगर दूसरा डालना है तो मुझे दूसरा टैग डालना हैशटैग डालना पड़ेगा, फर्स्ट रिमूव करना पड़ेगा। बट ट्वीटडेक में क्या है कि आप कार्ड्स बना सकते हो डिफरेंट। तो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट का कार्ड है, सीसो का कार्ड है, सॉक का कार्ड है और वहाँ पे वो ट्वीट्स ऑटोमैटिकली वो होते रहते हैं। इट्स लाइक अ काइंड ऑफ एनालिटिक्स और डैशबोर्ड। तो ट्विटर ओके। एक सोर्सेज़ है, आप अच्छे हैशटैग फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा जो भी फेमस लाइक यू कैन फाइंड द लिस्ट ऑफ टॉप 50 साइबर सिक्योरिटी कंपनीज़, उनके ब्लॉग पे जाओ, अपना ईमेल आईडी डालो, सब्सक्राइब करो और वीकली ईमेल सब्सक्राइब करना बिकॉज़ आप हर रोज़ कैच अप नहीं कर पाओगे। हुँ। तो वीकली जो भी ईमेल्स आते हैं उसको एक बार गो थ्रू करो। तो पहले सिर्फ स्कीम करना है, अगर इंटरेस्टेड है तो लिंक पे क्लिक करके पूरा रीड करना है, बाकी स्कीम करके ओके। डिलीट कर देना। तीसरा है टॉप 50 टॉप 100 साइबर सिक्योरिटी पीपल को फॉलो करो, जो ट्विटर पे या फिर लिंक्डइन पे तो उनके पोस्ट ऑकेजनली देखो, रेगुलरली देखो। हुँ। और चौथा है टॉप 50 लेट्स से टॉप 100 यूट्यूब चैनल को फॉलो करो और उसको सब्सक्राइब करो ताकि जब भी नया वीडियो आप मिस ना करो। तो ये 4 हुँ। चीज़ों से आप अपडेट रह सकते हो। ओके। एंड साथ ही साथ व्यूअर्स आप चिंतन को ही फॉलो कर सकते हो लिंक्डइन पे, उनका लिंक्डइन का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जाके उनसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो फाइनली अब हम अपने फाइनल राउंड में हैं, जहाँ पे मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछूँगा कि अब जैसा कि आप पूरी इंडस्ट्री को देखते हो और आपको भी पता है क्योंकि इतने साल हो गए हैं कि अगर जो फ्रेशर है, उसको क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं इस इंडस्ट्री में, अगर वो जॉब अप्लाई कर रहा है, इंटर्नशिप ढूँढ रहा है या फिर वो लर्निंग सोर्सेज़ देख रहा है कि फ्री में कहाँ से पढ़ सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो 35,000 40,000 की सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग के लिए स्पेंड नहीं कर सकते हैं अभी। तो उन सभी लोगों को आपका क्या एक मैसेज है? राइट, सो एज़ अ फ्रेशर बहुत सारे चैलेंजेस है, बट अगर आप कैटेगरी देखो तो एक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ कम्युनिकेशन फियर। तो उसमें क्या होता है कि उनको पता नहीं होता कि प्रोफेशनली कैसे बात करना है या फिर किसी ने कुछ पूछा तो प्रोफेशनली कैसे आंसर करना है एंड ऑल दैट। बट हुँ। दैट इज़ समथिंग कि जब आप कंपनी में काम करोगे आपको बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा-थोड़ा मिल जाएगा। आपको पता चलेगा। आपको सिर्फ़ अपनी आइज़ खुली रखनी है। आजू-बाजू देखोगे लोग कैसे बात करते हैं, लोग कैसे इंटरैक्ट करते हैं एंड ऑल दैट। कुछ कंपनीज़ बड़ी ऐसे भी होती है कि अगर आप अपना कंट्री छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हो एंड दे आल्सो नो कि आपका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, सो दे आल्सो गिव यू बिज़नेस राइटिंग एंड स्पीकिंग ट्रेनिंग। तो ये भी होता है। दूसरा होता है कि अनप्रोफेशनल कम्युनिकेशन बिकॉज़ कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हो। आपको पता नहीं ईमेल में कैसे फ़ॉन्ट यूज़ करने चाहिए, नहीं करने हुँ। चाहिए। पहले होता था, अभी उतना नहीं होता है। तो वो है कि अनप्रोफेशनल जो सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज़ लैक ऑफ पेशेंस। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं आज कुछ भी बोलूँ तो एंथुसियाज़्म में हुँ। सब लोग चालू कर गए। हार्डली यस। 100 में से 1 या 2 होगा कि कंटीन्यूअसली 100 300 डेज़ एंड क्युमुलेटिव करता रहेगा। तो हुँ। पेशेंस रखना है और उसके साथ-साथ आपको एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखना है। ज़ीरो एक्सपेक्टेशन होगा तो हर्ट नहीं होगा। तो यही है और डीमोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसे किसी का अगर बग बाउंटी का लेसे देख लिया कि इसने हुँ, हुँ। 30,000 कमाए, मैंने कुछ भी नहीं कमाया। उसने या तो अपना गाड़ी, घर, बंगला सब ले लिया। नहीं, उनका और आपका पूरा डिफरेंट है। मैं एक छोटा-सा चीज़ बताता हूँ कि शाहरुख खान जितनी अच्छी एक्टिंग कर सकता है, मैं कभी नहीं कर सकता। बट वो उतनी अच्छी कभी एक्टिंग नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। तो हम दोनों की वैल्यू है, जस्ट पर्सपेक्टिव होना चाहिए, तो यही हुँ। है। तो ये सारे मतलब जो भी कम्युनिकेशन फ़ियर और लेट्स से लैक ऑफ पेशेंस और थोड़ा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं होता है कि आपको पता नहीं होता डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रोल और ये सब होते हैं, वो तो हुँ। कंपनी में मिल जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि मेरे ग्रेड्स पुअर है, मेरे इंजीनियरिंग में केटी आई थी एंड ऑल दैट बैकलॉग्स थे। बट ऐसा हुँ। कुछ नहीं है क्योंकि बैकलॉग्स मेरे भी थे बट वो कभी मेरे को अफ़ेक्ट नहीं किया। सो दैट इज़ नॉट समथिंग बट एंड वन लास्ट थिंग सेल्फ लर्निंग। कंटीन्यूअसली सेल्फ लर्निंग करना है। एवरीडे पढ़ो या मंथली पढ़ो, शेड्यूल बनाओ, ऐसी जगह पे लगाओ कि आप रोज़ देख सकते हो। मैं तो बोलता हूँ बाथरूम में लगाओ, क्योंकि आप वहाँ पे हर रोज़ जाने ही वाले हो। तो या वो देख लो और डिमोटिवेट मत हो, बस यही बोलूँगा बिगिनर्स को।
थैंक यू वेरी मच चिंतन, इतने अच्छे आंसर्स देने के लिए। एंड आई होप जितने व्यूअर्स देख रहे होंगे, जो भी अभी तक ये सोच के डिमोटिवेट हो गए होंगे कि यार मेरा बग क्यों नहीं फाइंड आउट, मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ, फिर उसको मैं रिपोर्ट करता हूँ लेकिन वहां से मुझे रिजेक्शन आ जाता है, रिवॉर्ड नहीं मिल रहे हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को आज एक नई उम्मीद की किरण मिली होगी, किस तरीके से वापस से आप इसमें बाउंस बैक कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच चिंतन, वंस अगेन आप चैनल पे आए। एंड अगर आपको चिंतन के संग एक और पॉडकास्ट देखना है किसी अदर टॉपिक पे, तो कमेंट करके बताना, हम डेफिनेटली एक और पॉडकास्ट आपके लिए लेके आएंगे। आई होप चिंतन आपको इस चैनल पे आके अच्छा लगा होगा। थैंक यू। आई थिंक ये काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज़ ये मुझे भी आते रहते हैं, तो आई थिंक मैं आप ही का वीडियो यूज़ करके काफ़ी लोगों को एजुकेट कर सकता हूँ अभी। सो थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच चिंतन। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये पॉडकास्ट? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अभी तक अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।